फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को समझना ज़रूरी है फीमेल इनफर्टिलिटी को समझने के लिए। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? जिस प्रोसेस के थ्रू प्रेगनेंसी होती है। फीमेल बॉडी में यूट्रस और फिलोपियन ट्यूब्स मौजूद होती हैं और इनके साथ ओवरीज होती हैं। ओवरी से एग रिलीज़ होकर फिलोपियन ट्यूब में आता है। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ उस्मान, केयर होम्यो क्लिनिक मंडी बाउद्दीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है फ़ीमेल इनफर्टिलिटी, औरत की किसी प्रॉब्लम की वजह से औलाद ना होना। मेल इनफर्टिलिटी पे हमारी वीडियो डिटेल में चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। फ़ीमेल इनफर्टिलिटी को समझने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फ़ीमेल इनफर्टिलिटी क्या है? नॉर्मली मेल फीमेल पार्टनर अगर 1 साल तक नॉर्मली इंटरकोर्स करते रहते हैं और उनके यहाँ औलाद नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। 1 साल का अरसा सम टाइम लग सकता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आप लोग तसल्ली से देखें। इंशाल्लाह आपको अपनी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन इसमें मिलेगा, आपके मुतल्लिका कोई ना कोई बेहतर हल आपको मिलेगा। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को समझना ज़रूरी है फीमेल इनफर्टिलिटी को समझने के लिए। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? जिस प्रोसेस के थ्रू प्रेगनेंसी होती है। फीमेल बॉडी में यूट्रस और फिलोपियन ट्यूब्स मौजूद होती हैं और इनके साथ ओवरीज होती हैं। ओवरी से एग रिलीज़ होकर फिलोपियन ट्यूब में आता है और मेल पार्टनर का स्पर्म जो है वो यूट्रस के थ्रू ट्रैवल करता हुआ फिलोपियन ट्यूब में जाकर एग को फर्टिलाइज़ करता है। फर्टिलाइज़ होने के बाद एग फिलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके यूट्रस में आकर इम्प्लांट होता है और वहाँ पे ग्रो करता है। इस सारे प्रोसेस में अगर कहीं पे रुकावट है तो प्रेगनेंसी में रुकावट होगी। अब इसमें क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, हम इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है ओवुलेशन, एग बनने का अमल। ओवरी में जब एग बनता है और उससे रिलीज़ होता है तो इस दौरान कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एग का साइज़ प्रॉपर ना होना, साइज़ छोटा होना, या ओवरी से एग का रिलीज़ ना होना, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। अब जब ओवरीज से एग रिलीज़ होकर फिलोपियन ट्यूब में आ गया तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फिलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो सकती है। फिलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज की मल्टीपल रीज़न्स हैं, उन पे हम इंशाल्लाह तफसील में एक वीडियो लेकर आएंगे। अगर फिलोपियन ट्यूब में कहीं पे ब्लॉकेज है तो एक तरफ से एग आ रहा है, एक तरफ से स्पर्म आ रहा है और दरमियान में ब्लॉकेज है, तो वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और वो सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो दूसरी जो है रीज़न ये है कि फिलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो सकती है। इस सारे अमल के लिए यूट्रस का सेहतमंद होना वो भी इंतहाई ज़रूरी है। यूट्रस की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलोपियन ट्यूब्स की समटाइम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो भी इसके रीज़न में आ सकती है। और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है इसमें एक बुनियादी अहमियत है हार्मोनल इम्बैलेंस की। अगर फीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या मुराद है? हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे हार्मोन्स हैं जो मुख्तलिफ केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं और मुख्तलिफ जो प्रोसेस हो रहे हैं उनको पूरा करने में हमारी बॉडी को वो मदद देते हैं। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो मेंसेस नहीं होंगे, तो जब मेंसेस प्रॉपर नहीं होंगे तो ये सारा जो है प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ हार्मोन्स जो इसके अंदर शामिल होते हैं, तो इस हार्मोन्स के ऊपर भी हमारी इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी। तो दूसरी बड़ी वजह आ गई हार्मोनल इम्बैलेंस। उसके बाद मोटापा, हाइपोथैलेमस जो हमारा ग्लैंड है उसका बड़ा रोल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का बड़ा रोल होता है, एफएसएच हार्मोन्स का, एलएच हार्मोन्स का इसमें एग बनने के अमल में, एग रिलीज़ होने के अमल में, फर्टिलाइज़ होने के अमल में, एग के ट्रैवल के अमल में, इन सारी चीज़ों में। और इसी तरह एक और बड़ी जो रीज़न हो सकती है प्रेगनेंसी ना होने की वो PIDs हैं।
پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز، اگر پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز میں سے ہے کوئی آپ کو یو ٹی آئی وغیرہ کوئی اس طرح کی پیلوک ریجن میں کوئی انفیکشن ہے آپ کو، تو وہ بھی فرٹیلائزیشن کے عمل میں رکاوٹ بن سکتا ہے، پریگننسی کے عمل میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اسی طرح اینڈومیٹریوسس ایک پرابلم ہوتی ہے جس میں جو یوٹرس سیلز کی لائننگ ہے وہ آ کے فلوپین ٹیوبز کو اس میں امپلانٹ ہوتی ہے یا بلاک کر دیتی ہے، ایکٹوپک پریگننسی ہو سکتی ہے، یا اگر فرٹیلائزڈ ایگ جو ہے وہ کہیں بھی فلوپین ٹیوب کے علاوہ کہیں پہ بھی فرٹیلائز اگر ہوتا ہے، اگر وہ اووری کے اندر ہی ہے اور وہیں پہ وہ فرٹیلائز ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ پریگننسی جو ہے وہ ریموو کرنا پڑتی ہے، وہ آگے نہیں چل پاتی۔ تو یہ ساری کچھ پرابلمز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ جو ہمارا سروائیکل پولپ اگر ہوتا ہے اس میں یوٹرس میں جو اس کو بلاک کر دیتا ہے تو اس سے بھی پریگننسی میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اوورین سسٹ ہے تو اس کا اگر سائز بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس عمل میں رکاوٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں بڑی اچھی میڈیسن موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں جو ہے وہ اوورال، کیونکہ ہمارا جو ہومیوپیتھک علاج ہوتا ہے وہ انڈیویجول سمٹمز کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ہم مریض کے سمٹمز کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ نے کبھی بھی کوئی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں لینی، سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی۔ تو اس پرابلم میں ہمارے پاس اگر ہارمونل امبیلنس کی زیادہ پرابلم ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس تھوجا، پلسٹیلا، سیپیا، یہ چیزیں، یہ میڈیسن جو ہیں بڑا اچھا کام کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر یوٹرس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اس میں ہمارے پاس لیٹرس بڑی اچھی میڈیسن ہے، لیٹرس فیرینوسا۔ اسی طرح وائبرنم اوپولس ہے، یوٹرس کے اوپر اسپیسیفک ان کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح پیلوک ریجن کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ لائکوپوڈیم بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ کلکیریا کارب ہے اور میور نیٹرونیٹم ہے، نیٹرم کارب ہے، مطلب ایک نمبر آف ریمیڈیز ہیں جو کہ مریض کی، پیشنٹ کی پرسنل جو اس کے سمٹمز ہیں ان کی بنیاد پہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں فیمیل انفرٹیلٹی میں ہومیوپیتھی کا بڑا اچھا رزلٹ ہے اور بڑا پازیٹیو رسپانس ہے پیشنٹس کا۔ تو اس لیے آپ کو اگر خدا نخواستہ یہ پرابلم ہے یا اس کے علاوہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے تو ہومیوپیتھک علاج جو ہے وہ دیر پا بھی ہوگا اور اس سے آپ کی امیونٹی بڑھے گی، آپ کی صحت بڑھے گی۔ تو ہومیوپیتھک علاج کی طرف رجحان ہونا یہ ایک پازیٹیو سائن ہوگا آپ کی اوورال ہیلتھ کے لیے۔ بہت شکریہ۔